मित्रों नमस्कार। इस्लामाबाद में चल रही अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता, जिसका उद्देश्य मध्य पूर्व के संघर्ष को सुलझाना था, आज सुबह 4:35 तक यह बातचीत चली और 4:50 में यह निर्णय ले लिया कि अब कोई समझौता नहीं हो सकता। इस प्रकार 21 घंटे ये वार्ता चली लगातार। 21 घंटे के बाद बेनतीजा रहा और इसका कोई नतीजा नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन मित्रों, ये निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि ये वार्ता सफल नहीं होगी। ये राजनीतिज्ञों ने, जो बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने अपना गणित लगा लिया था। संभावनाएं व्यक्त की जा चुकी थी कि इसमें इजराइल अपना अड़ियल रुख अपनाएगा और इजराइल का साथ अमेरिका देगा। पता नहीं ऐसी क्या दोस्ती है इनकी दोनों की, इजराइल अमेरिका की। तो इजराइल के अड़ियल रवैये का साथ अमेरिका देता ही देता है। तो उन्होंने फिलहाल समझौता नहीं किया है और आगे ये टेबल टॉक चलती रहेगी, क्योंकि जब तक समझौता नहीं होता तब तक ये चलता रहेगा। ये दौर चलते रहता है, ये भी लंबा चलेगा। ऐसा पूर्व इतिहास भी है कि कई पूर्व में आंदोलन में और कई और जगह भी जब भी होता है, हम देखते हैं एक पहली राउंड की टेबल में निर्णय नहीं निकलता, तो कई राउंड के टेबल टॉक्स होती हैं। तो इसमें निराशा वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जो वो पहलू हैं जिन पर समझौता नहीं हुआ है और क्या अड़ियल रुख किसका क्या रहा क्या नहीं रहा, इस पर समझना भी हमारा कर्तव्य है। और मैं जो भी संकलन कर पाया हूँ इधर उधर से, तो मैं आपको बताऊंगा। और बाकी आप भी संकलन करिए और आप भी देखिए कि क्या मुख्य वजह है। तो मेरी वजह तो इस ढंग से है कि दोनों प्रतिनिधिमंडल अपनी पुरानी और सख्त मांगों के साथ आए थे। यानी वो पहले से ही प्रेजुडियस थे। वे, मैंने कहा नहीं, कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें वो अपने ठसक में था। कौन? ईरान। तो मैंने कल ही बता दिया था वो ठसक में है करके। तो कल की वीडियो मेरी एक बार फिर देख लीजिए आप पीछे, उसमें साफ साफ बता दिया था मैंने। तो ये जो ठसक से थोड़ी होता है काम, ये बातें तो कुछ तुम झुको कुछ हम झुके, तभी तो समझौता होता है। अब तुम भी बड़े और हम भी बड़े, तब तो नहीं होगा ना। जब ये हो जाएगा कि तुम भी बड़े और हम भी बड़े, तो फिर ठसक हो जाएगी। तो वो भी अपना ठसक में रहेगा, आप भी ठसक में रहोगे, तो फिर कहाँ तुम्हारा समझौता होगा? फिर तो तुम्हारा लचीलापन है ही नहीं ना। तुम्हारा लचीलापन नहीं है, तो लचीलापन नहीं है तो तुम्हारा समझौता नहीं हो सकता, समझे? तो अब ये मैं कहना चाहूँगा कि दोनों प्रतिनिधिमंडल अपनी पुरानी और सख्त मांगों के साथ आए थे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिका ने मांग की कि ईरान यूरेनियम संवर्धन को रोके और परमाणु हथियार न बनाने का संकल्प ले। ईरान ने इन शर्तों को अत्यधिक और अनुचित करार देते हुए खारिज कर दिया और दावा किया कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। यह वार्ता गहन शत्रुता के माहौल में हुई। हालांकि इसका जब ये वार्ता चल रही थी ना, इसका वीडियोग्राफी अभी तक आई नहीं है, नहीं कोई फोटोग्राफ अंदर से आ पाए हैं कि उनके बीच कैसा उनका फेस रिएक्शन था, कैसा जब उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए और क्या किया क्या नहीं किया और कैसा उन्होंने रिएक्ट किया, कब किसने क्या बोला। तो इसका कोई न्यूज़ बाहर नहीं आई। ठीक है, कोई फोटोग्राफ नहीं आए, कोई वीडियोग्राफी बाहर नहीं आई।
तो खैर, तो अब ये वार्ता गहन शत्रुता के माहौल में हुई। ये शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ, ये तो शत्रुता है ही, लेकिन गहन शत्रुता के मध्य हुई ये जो है, ये इंटरनेशनल पत्रकारों के द्वारा कहे गए शब्द हैं। वे उनके भी अपने सोर्स होंगे, वो अंदर उन्होंने पता किया होगा, तो उनके बिहाफ में मैं ये बात कह रहा हूँ। आप भी तमाम तथ्यों को देख लीजिए, गहनता से पड़ताल कर लीजिए। मैं तो सब जगह से संकलन करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ना, ठीक है। सब जगह से सूचना लेके मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो हो सकता है मेरी सूचना में कोई चीज़ कमी रह सकती है, ठीक है, कोई चीज़ मैं बताने में असमर्थ हो सकता हूँ। तो इसलिए आप भी अपना प्रयास करिए और ये चीज़ को देखिए। अच्छा, अब ये क्या है कि इनकी गहन शत्रुता के बीच ये माहौल में ये हुआ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दी गई धमकियों और अमेरिकी कूटनीति के प्रति ईरान के ऐतिहासिक संदेह ने ऐसा माहौल बनाया कि कोई भी पक्ष दूसरे के इरादों पर भरोसा नहीं कर सका। लेबनान में जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई, जिससे ईरान शांति स्थापित करने से पहले रोकने की एक अनिवार्य शर्त मानता था, विवाद का एक बड़ा मुद्दा बनी रही। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने संकेत दिया कि ये हमले वार्ता के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। इसके अतिरिक्त हॉर्मुज जलडमरू स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति एक गंभीर अनसुलझा मुद्दा बनी रही, जिसे सैन्य जहाज़ों के आवागमन और खदानों को हटाने के प्रयासों को लेकर दोनों पक्षों के विरोधाभासी बयान सामने आ गए। विशेषज्ञों ने देखा कि ईरान अपनी आर्थिक दबाव सहने की क्षमता और क्षेत्रीय घटनाओं को प्रभावित करने के कारण खुद को मजबूत स्थिति में महसूस कर रहा था और रियायतें देने की कोई जल्दी में नहीं था, जबकि अमेरिका त्वरित समाधान पर जोर दे रहा था। अमेरिका के ऊपर दबाव है ना, इंटरनल दबाव भी है उनके ऊपर, तो इसलिए वो चाह रहे थे कि ये मामला सुलझ जाए, ठीक है। तो ये तो सब चलेगा ही चलेगा। तो विशेषज्ञों ने देखा कि ईरान अपने आर्थिक दबाव सहने की क्षमता और क्षेत्रीय घटनाओं को प्रभावित करने के कारण खुद को मजबूत स्थिति में महसूस कर रहा था और रियायतें देने की कोई जल्दी में नहीं था, जबकि अमेरिका त्वरित समाधान में जुड़ रहा था। कल मैंने कहा ना, ईरान अपने ठसक में था, तो ये ठसक से काम नहीं चलता है। अभी ये ठसक जब ढीली पड़ेगी ना, थोड़ा एक दो पटाखे और कुछ पटाखे और फूटेंगे ना, कुछ और क्षति होगी ना, तब फिर वो उसके अक्ल ठिकाने आएगी। क्योंकि लड़ाई कोई अच्छी चीज़ नहीं है। लड़ाई से तो देश कमज़ोर होता है, राष्ट्र कमज़ोर होता है, परिवार कमज़ोर होता है, ठीक है। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है लड़ाई। तो यद्यपि यह वार्ता मैंने बताया कि लगभग 21 घंटे तक चली और बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि वे आगे की बातचीत को प्रोत्साहित करने और वर्तमान नाजुक संघर्ष विराम सीज फायर को बनाए रखने में मदद करने के लिए सुविधा प्रदाता को अपनी भूमिका जारी रखेंगे। यहाँ पर मैं पाकिस्तान के जो नीति निर्णायक हैं, वहाँ के जो प्रशासक है, उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कम से कम ये पहल तो करी कि इस युद्ध को रुकवाने के लिए अपनी भूमिका प्रस्तुत करी, अपने इस्लामाबाद में मेज़बानी करी, उन लोगों को उनके बीच टेबल टॉक की व्यवस्था कराई। इसके लिए पूरे जो तृतीय विश्व के देश के हमारे नागरिक हैं, वे भी कहीं ना कहीं अंदर से ये महसूस कर रहे होंगे कि जिसने भी ये पहल करी वो स्वागत योग्य पहल है। अगर भारत भी ये पहल करता तो जनता, आवाम, बुद्धिजीवी और हम जैसे साधारण लोग, हम भारत का, अपने देश का बहुत सम्मान करते, स्वागत करते। और लेकिन चूँकि पाकिस्तान हमारा अभी भी शत्रु देश है, और चूँकि शत्रु देश तो ज़रूर है, वहाँ के जो नेतृत्वकारी, जो उनके प्रशासक हैं और जो नीति निर्णायक हैं, वो तो शत्रु देश हमारा है ही है।
लेकिन वहाँ की जो आवाम जनता, निरीह जनता है, वो तो हमारी जैसी है। वो तो हर जगह एक जैसी होती जनता, वो ब्रिटेन की भी, अमेरिका की भी, फ्रांस की भी, पाकिस्तान की भी, भारत की भी, सब जनता तो एक जैसी है। वो एक जैसी समस्या झेलते ना जनता। तो इसलिए जनता तो इस पहल का स्वागत करेगी, चाहे वो किसी ने भी टेबल टॉक की व्यवस्था की हो। और भविष्य में भी पाकिस्तान ने ये कहा है कि वो भविष्य में भी इस टाइप की टेबल टॉक वार्ता करवाएंगे। और तो ये तो बड़ा साधुवाद का विषय है और पाकिस्तान को धन्यवाद देना कोई बुरी बात नहीं है और अच्छी बात का हमेशा स्वागत ही होना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, लेकिन कोई भी काम जो अच्छा करता है उसकी प्रशंसा अवश्य होनी चाहिए। हर बात में हम भी अपनी सरकार की हर बात में आलोचना नहीं करते। जो हमारी सरकार हमारे जनहित में फैसले लेती है, अच्छे लेती है, उसका हम हमेशा स्वागत करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सुबह मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें उत्तराखंड में 2000 के बाद जो स्वास्थ्य सेवाओं में उच्च स्तरीय काम हुआ था, नए नए हॉस्पिटल खोले गए, नए नए स्वास्थ्य की सुविधाएं खोली हैं। तो इसके लिए चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, काम तो हुआ है ना। तो इसके लिए मैंने सुबह भी धन्यवाद दिया था सरकार को। इसलिए सरकार की हमेशा हम आलोचना नहीं करते, सरकार के अच्छे कामों की हम सराहना करते हैं। तो इसी प्रकार पाकिस्तान की सराहना विश्व पटल पर और लोग भी कर रहे होंगे, तो ये अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा है कि इस शांति वार्ता के बिना किसी ठोस नतीजे में समाप्त होने के बाद भी आगे की स्थिति काफ़ी अनिश्चित और संवेदनशील बनी है। इसलिए वर्तमान घटनाक्रम और भू राजनीतिक विश्लेषणों के आधार पर आगे क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो उन्होंने जो कूटनीतिक गतिरोध है, जो डिप्लोमेटिक जो व्यवधान यहाँ पर आ रहा है, उसमें फिलहाल दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अडिग हैं। इसलिए अगले कुछ हफ्तों या महीनों में किसी बड़ी सफलता की उम्मीद कम है। यानी कई हफ्ते भी लग सकते हैं और महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि दोनों की ठसक बनी हुई है। इजराइल की ठसक बनी हुई है और ये ईरान की ठसक तो मैंने कल बता ही दिया था वीडियो में अपने। तो ये बनी हुई है, इसलिए अभी ये नहीं कह सकते कि आप एकदम इनका समझौता हो जाए। तो जो ये पक्ष हैं अपनी घरेलू राजनीति और क्षेत्रीय सहयोगियों को ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि वे झुक नहीं रहे। मैंने कहा नहीं, ये क्या होता है ना, यद्यपि ईरान की जनता ने उनको खुले रूप से वहाँ भेजा, 71 सदस्यों को, 71 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को वहाँ भेजा कि आप हमारी ओर से खुले रूप से आप हैं, आप जाइए वहाँ, ठीक है। तो उसके बाद भी क्या रहती है ना, एक वो जनता को ये दिखाना पड़ता ना उनको कि ठसक कि हमने अपनी मूछें ऊपर ही रखी ये जो ठसक है ना, ये फालतू की ठसक, तो वो उन्होंने दिखाना पड़ता। और विश्व पटल में भी वो कहते हैं कि हम बड़े, हम नहीं झुके, हम नहीं झुके, हम नहीं झुके। तो ये जो ठसक है ना, ये मामला हर जगह रहता है। हमारे भी तो सामान्य जनता में भी तो होता है ये। अब छात्रों के बीच में जब हम विद्यार्थी थे याद करिए, आप भी विद्यार्थी होंगे अभी इस समय, और कई विद्यार्थी पहले रहे होंगे पूर्व में है ना। हम लोग तो अब पूरी जिंदगी हमने बहुत चीज़ें देख ली हैं। तो ये जो ठसक है, ठसक से युद्ध आगे बढ़ते हैं, लड़ाई ख़त्म नहीं होती। तो ठसक जरा दूर रहनी चाहिए महाराज, दूर रखनी चाहिए ठसक वसक। तो अब क्या है कि वार्ता विफल होने से क्षेत्र में तनाव के फिर बढ़ने की उम्मीद है और ये खतरा है, विशेष रूप से लेबनान में जारी इजरायली कार्रवाई और हॉर्मुज जलडमरू, ये हॉर्मुज स्ट्रीट में जो जहाज़ नहीं आने दे रहे हैं यहाँ पर, और लेबनान में, ये दो जगह जो ये सैन्य हलचल हो रही है और ये जो वहाँ की स्थिति है ये लगातार बनी रहेगी। और मैं ये सैन्य हलचल पर दुनिया की नज़रें टिकी रहेंगी। छोटी सी चूक भी बड़ी सी सैन्य झड़प में बदल सकती है। थोड़ा सा भी किसी ने थोड़ा सा भी कुछ कर दिया ना उठपटांग, जैसे क्या होता है ना, कोई सभा चल रही है, बाय द वे हम भी देखते थे ना, हमने काफ़ी सभाएं की, आंदोलन किए, बैठकें आयोजित की, बहुत सारी अनुभव हमें भी है।
तो क्या होता है कि कहीं से किसी असामाजिक तत्व ने उस सभा में कोई पत्थर फेंक दिया, मान लो दूर से, पत्थर फेंकते ही भगदड़ मच गई और गड़बड़ शड़बड़ हो गए, तो पुलिस की लाठीचार्ज हो जाती है और हमारे जो वो होते हैं ना नेता लोग, वो खाली खाली गिरफ्तार हो जाते हैं, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं होता, वो तो शांति की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, और अहिंसा की बात कर रहे होते हैं। तो इस ढंग से उपद्रवी तत्व होते हैं, हर जगह होते हैं। तो पता चला किसी ने कोई पटाखा दाग दिया, मिसाइल, पटाखा मतलब मिसाइल, तो कहीं से कोई मिसाइल आ गई, बस होगी, चिंगारी ने आग पकड़ ली ना, बस हो गया युद्ध शुरू, फिर से जो रुका हुआ युद्ध है फिर शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये जो घटनाक्रम है इस पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं। थोड़ी सी चूक से सैन्य झड़प बदल सकती है, थोड़ी चूक, और वो सैन्य फिर तो रोकना मुश्किल हो जाता ना। आप देखिए ना, जब दो लोग लड़ते हैं, जरा सा भी बस चिंगारी लगने की देर है, फिर वो तो बहुत आगे तक चले जाती है मामला। तो यही मामला यहाँ पर भी है। तो पाकिस्तान इस पूरे घटनाचक्र में मध्यस्थ की भूमिका में है। हालांकि यह दौर विफल रहा है, लेकिन पाकिस्तान का प्रयास यही रहेगा कि बैक चैनल कूटनीति, गुप्त बातचीत के जरिए दोनों पक्षों को पूरी तरह से अलग होने से रोका जाए और किसी तरह बातचीत के दरवाजे खुले रहें। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है, होनी चाहिए कि उन्होंने इतने अच्छे टेबल टॉक का दरवाज़ा खोला, तो बैकडोर से भी उनका मॉरल दायित्व बनता है कि वो दोनों को समझाते रहे और फिर से पुनः टेबल टॉक में लाए और टेबल में पुनः लाने की भूमिका पाकिस्तान ने करनी चाहिए। अच्छा, एक अप्रत्यक्ष दबाव है बैक चैनल प्रेशर, जैसे हमारे कहते ना, डर गया बे लड़के भड़काते ना, तू तो पिट गया यार कहते नहीं कहते। जब हम छात्र होते हैं और हमारे छात्र, आप कोई छात्रों के हंस भी रहे होंगे अपनी बात पे, भड़काने वाले लोग बहुत होते हैं, खाली खाली भड़का देंगे। अब यार तू तो डर गया है यार, तूने एक मार खा दिया, तूने एक झापट खा दिया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये भड़काने वाली चीज़ें हैं, हमारे उसमें भी होता है ये, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पर्दे के पीछे अन्य अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ जैसे चीन, कतर या ओमान का दबाव बढ़ेगा ताकि वे अमेरिका और ईरान को फिर बातचीत की मेज पर ला सकें। कोई भी पक्ष इस समय एक पूर्ण युद्ध का जोखिम नहीं उठाना चाहता, इसलिए संवादहीनता को कम करने के लिए दबाव बनाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान नाजुक संघर्ष विराम सीज फायर को बचाए रखने की है। यदि जमीनी स्तर पर हिंसा और तेज होती है तो वार्ता की बची खुची उम्मीदें भी खत्म हो सकती हैं। तो निष्कर्ष क्या है? मैंने इसका निष्कर्ष लिया। वो निष्कर्ष ये है कि आने वाले दिनों में हम शांत लेकिन तनावपूर्ण स्थिति देख सकते हैं, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर कूटनीतिक दबाव डालेंगे। फिलहाल स्थिति युद्ध की स्थिति है और पूर्ण शांति के बीच एक बहुत ही बारीक रेखा खड़ी है। लेबनान में वर्तमान संकट अप्रैल 2026 में अत्यंत गंभीर और विनाशकारी स्तर पर है। यह स्थिति न केवल लेबनान के लिए बल्कि पूरे मध्य पूर्व के लिए यह बड़ी मानवीय और सुरक्षा चुनौती बन गई है। लेबनान संकट की मुख्य बातें क्या हैं? लेबनान संकट, ठीक है, ये लेबनान संकट क्या है? ये एक मानवीय त्रासदी है। 2 मार्च 2026 से जारी इस युद्ध में लेबनान को 1975 से लेके 90 के गृह युद्ध में के बाद से अपने सबसे बुरे मानवीय संकट में डाल दिया है। अब तक लगभग 10 लाख लोग, देश की 20% आबादी विस्थापित हो चुके हैं। 10 लाख बहुत होते हैं, वो पूरे इनकी जो पॉपुलेशन है ना उसका 20% है। इतने लोग वहां से विस्थापित हो गए। और हताहतों की संख्या 1500 से भी अधिक लोग मारे जा चुके हैं या घायल हो चुके हैं, और हजारों घायल हो चुके हैं। इतने तो मारे जा चुके हैं 1500, ठीक है, और हजारों लोग घायल हो चुके हैं लेबनान में। तो आधारभूत ढांचे
का विनाश, स्वास्थ्य प्रणाली पूरी तरह चरमरा गई है। वो तो हो गई, किस किस को देखेंगे डॉक्टर, किस किस हॉस्पिटल में जाएंगे घायल, सब हॉस्पिटल भरे हैं, सब डॉक्टर परेशान हैं। तो इसलिए जो स्वास्थ्य प्रणाली है वो पूरी तरह चरमरा गई है। कई अस्पताल बंद हो गए हैं। बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी और भोजन की भारी कमी है। 8 अप्रैल 2026 की घटना, इसको हम कहते हैं ब्लैक वेडनेसडे। उस दिन वेडनेसडे था ना, 8 अप्रैल 2026, ठीक है, ब्लैक वेडनेसडे। तो उस ब्लैक वेडनेसडे में क्या था कि जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम, सीज फायर की घोषणा हुई, उसके कुछ ही घंटों के बाद इजराइल ने लेबनान पर अब तक का अपना सबसे बड़ा हवाई हमला कर दिया। देखिए मतलब क्या हो रहा है ये। एक तरफ आप ईरान से शांति वार्ता कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, सीज फायर कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लेबनान में बम पटाखा फेंक दे रहे हैं, मिसाइल युद्ध मार दे रहे हैं, विमानों से बम फेंक दे रहे हैं। तो ये क्या है, क्या चाहते हैं आप? और आपका साथ अमेरिका दे रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा निंदनीय है। और इस हमले में एक ही दिन में कम से कम 357 लोग मारे गए थे। तभी उसको ब्लैक वेडनेसडे कहते हैं, कह रहे हैं, काला दिन, और हमेशा रहेगा। 357 लोग एक साथ मारे गए। इसे लेबनान ने नरसंहार कहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी व्यापक निंदा हुई है और हो रही है निंदा। सब पत्रकार लोग कर रहे हैं और तमाम बुद्धिजीवी लोग कर रहे हैं। निंदा होनी भी चाहिए कि एक तरफ आप समझौता वार्ता किए हुए हैं और दूसरी तरफ आप लेबनान में आपने बम फेंक दिया। तो अब इसमें इजराइल का जो तर्क है वो है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को वे निशाना बना रहे हैं, लेकिन इन हमलों में नागरिक क्षेत्र और बेरूत जैसी घनी आबादी वाले इलाकों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यानी है क्या ना कि हिजबुल्लाह का बहाना आपने किया, तो वे लोग हिजबुल्लाह जो जहाँ छुपा है ना, शेल्टर जहाँ ली है, वो तो जनता की मददी ले रखी है उसने। जनता की मददी तो काम कर रहे हैं वे लोग। अब जनता की मददी कर रहे हैं तो अब ऐसा कोई बात हो तो उसमें निरी जनता तो मर रही है। हिजबुल्लाह के लोग कितने मरे होंगे, मरे भी या नहीं मरे मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, लेकिन निरीह जनता मरी है। 357 का आंकड़ा ये सबको पता है, ये मरे हैं। तो वो है ना कि ये ही तो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आतंकवाद है इसने तो बस दुनिया ही बर्बाद कर दी है। ये लोग जो है ये आम आवाम के बीच में रहते हैं और शेल्टर उनको आम आवाम देते हैं। और ऐसे ही है, बहुत कठिन परिस्थिति विश्व की हो रही है। कभी कभी सोचते हैं ना तो लगता है कि हमारा विश्व कहाँ को जा रहा है। न कोई अमन, न कोई चैन, हर देश परेशान, हर नागरिक परेशान, ठीक है। तो ऐसे विश्व में हम रह रहे हैं। तो संघर्ष विराम की विफलता और जटिलता ये है कि ईरान और पाकिस्तान, जहाँ पर पाकिस्तान की मध्यस्थता थी, उसमें मानना था कि पाकिस्तान का कि संघर्ष विराम पूरे क्षेत्र के लिए होगा, लेकिन इजराइल ने साफ तौर पर कहा कि यह संघर्ष विराम लेबनान के लिए लागू नहीं होता। इजराइल का कहना है कि उसे अपनी रक्षा के लिए और हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमता को नष्ट करने के लिए लेबनान में अभियान जारी रखने के लिए पूरा अधिकार है। इस स्थिति ने शांति वार्ता को व्यवहारिक रूप से अर्थहीन बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र, फ्रांस, रूस और कई अन्य देशों ने इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने इन हमलों को अंधाधुंध करार दे दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका इस मुद्दे पर उल्लेखनीय रूप से चुप रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना, इजराइल अटैक कर रहा है और अमेरिका उसका साथ दे रहा है। इन गलत मामलों उसको टोक भी नहीं रहा है, ऐसा दोस्त है वो, और वो उसके साथ साथ है। वही ना भड़काने वाली बात है, भड़काओ 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 कुछ ना कुछ बात है, वो भड़काया जा रहा है। क्या है ना कि अमेरिका अपने वेपन्स बेचता है, उसका मार्केट वेपन का है। अमेरिका के बम पटाखे बनाने में माहिर है। बड़े बड़े तो बड़े बड़े गन, बड़े बड़े मिसाइल, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट, शिप, सबमरीन,
सब बनाता है युद्धक सामान, और विश्व में जहाँ जहाँ लड़ाई होती है वहाँ वहाँ भेजता है। ठीक है, ये बड़ी बढ़िया चल रहा है उसका। और जहाँ जहाँ ये आतंकवादी घटनाएं होती हैं उनके वहाँ देता है। पहले उनका एक छद में उनको विचार देता है, थॉट। जब वो थॉट भौतिक शक्ति बन जाता है तो वो हथियार मांगने लग जाते हैं। जब वो हथियार मांग लें तो हथियार भेजता है। तो ये अमेरिका का बहुत अच्छा नहीं है, निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय है। सब बुद्धिजीवी इस नीति की आलोचना करते हैं, निंदनीय है। आप अच्छी चीज़ बनाओ ना, आप जरूरी आप हथियार बना के बेच रहे हो, हथियार से क्या होगा? नुकसान होगा, खून खराब होगा, ब्लड शेड होगा, लोग मरेंगे। तो बताओ ये अच्छी बात है क्या? आप व्यापारी करना कोई और करो ना। चाइना देखो कितना अच्छे व्यापार किए, रॉबर्ट का चाइना व्यापार कर रहा, सौर ऊर्जा बना रहा चाइना, सौर दुनिया भर के। आप देखो अमेरिका के मॉल आपके चाइनीज माल से ही भरे हुए हैं। आपका माल कहाँ है फिर? चाइना तो आपके अमेरिका में मॉल में अपना बढ़िया बेहतरीन माल भर रहा है, खाने का भी माल है और इसके अलावा खिलौने भी हैं बच्चों के, सब कुछ है उसमें। और जो रोबोटिक काम है उसमें बहुत तरक्की की है चाइना ने। तो ऐसा कोई काम करो ना। आप ये क्या कोई बम पटाखे और बंदूक का व्यापार कर रहे हो? तो खैर, तो संयुक्त राज्य अमेरिका इस मुद्दे पर उल्लेखनीय रूप से चुप रहा है, जिससे कूटनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं। लेबनान का भविष्य अभी बहुत कुछ अनिश्चित है। यदि इजराइल हमले नहीं रोकता है तो मानवीय स्थिति और अधिक बिगड़ी। पूरे मध्य पूर्व में ईरान अमेरिका का छद्म युद्ध जो है, प्रॉक्सी वॉर जो है, ये प्रॉक्सी वॉर और अधिक तीव्र हो सकती है। ठीक है, और क्षेत्रीय जो अस्थिरता है ये बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह जैसे समूह और अधिक उग्र प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो वही तो कह रहा हूँ, हिजबुल्लाह को वो कहाँ से मिल रहा हो, गोला बहादुर? तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना। आप बहुत जबरदस्त पॉलिटिक्स कर रहे हो अमेरिका महाराज। तो क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ सकती है, क्योंकि हिजबुल्लाह और जब ये ऐसे जैसे उग्रपंथी समूह की को और ये उग्र प्रतिक्रिया ये लोग देंगे। संक्षेप में, लेबनान इस समय एक ऐसे युद्ध क्षेत्र में बदल चुका है जहां कूटनीति की आवाज बंदूकों की गड़गड़ाहट के नीचे दब गई है। लेबनान संकट के मानवीय पहलू और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया पर कुछ महत्वपूर्ण और विस्तृत बिंदु मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। इस युद्ध में लेबनान में रहने वाले आम नागरिक, विशेषकर महिलाएं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए स्थिति को नर्क जैसा बना दिया है। जैसा कि पहले मैंने बताया है कि लगभग 10 लाख लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में चले गए हैं या जा रहे हैं। इनमें से अधिकांश लोग बेरूत और अन्य बड़े शहरों के खुले पार्कों, स्कूल और सामुदायिक केंद्रों में तंबू लगाकर रहने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य प्रणाली का ढहना, मैंने बताया ना कि इतना तबाही हो गई है। तमाम नर्स, तमाम डॉक्टर किस किस को जो देखते हैं वहाँ पर, तो वहाँ जो स्वास्थ्य प्रणाली है वो बिल्कुल चरमरा गई है। तो दवाओं, रक्त, ऑक्सीजन और बिजली की भारी कमी के कारण अस्पताल मरीजों को वापस भेजने में मजबूर हो रहे हैं। कई डॉक्टर और चिकित्सा कर्मचारियों ने शहर तक छोड़ दिया है या वे स्वयं हमलों के शिकार हो गए हैं। तो ये स्थिति लेबनान में हो गई है। बहुत ही कष्टकारक ये स्थिति कही जाएगी। तो बिजली का संयंत्रों में भी वहाँ पर संकट हो रहा है, बिजली नहीं आ रही है। तो बिजली के संयंत्रों के ठप होने से पानी की आपूर्ति करने वाले पंप बंद हो चुके हैं, जिससे स्वच्छ पानी का संकट गहरा गया है। भोजन की कीमतें आसमान छू रही हैं और आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन पूरी तरह बाधित है। देश भर के अधिकांश स्कूल बंद हो चुके हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा और उनका मानसिक स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। विश्व स्तर पर इस स्थिति को लेकर काफी ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन दिख रहा है। कुछ इस लोग, कुछ इस तरफ, कुछ उस तरफ, तो पोलराइजेशन हो जाता है ना। देखो, कोई लोग उसको अच्छा कहेंगे, कोई लोग तो हिजबुल्लाह और उसके लोगों को कहेंगे कि ये बहुत सही कर रहे हैं, इनका जो विचार है, थॉट है, बहुत बढ़िया है। कुछ लोग कहेंगे ना, इनका थॉट बेकार है, ये दूसरे लोग सही कर रहे हैं, इनको दबाना चाहिए। तो यही जो विचारधाराओं का जो द्वंद्व है ना,
इसी का तो फायदा ले रहा है अमेरिका, बस इसी बात का फायदा है। ये थॉट, पहले थॉट डालते हैं, गलत टाइप के थॉट डालते हैं उनके मन दिमाग में, और वो होते भी हैं, कुछ बहुत ऑर्थोडॉक्स टाइप के होते हैं। उनमें ऐसा होता है कि वो इस जो ये वैज्ञानिक सोच है यहाँ तक कि वो सोच नहीं रखते हैं, तो बड़े ऑर्थोडॉक्स होते हैं। तो वो उनकी इसी कमजोरी का फायदा दुश्मन ताकतें लेती हैं, उनको आपस में लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं और उनको वो देते हैं, एमुनिशन देते हैं। तो ये स्थिति है। तो अब मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि देश भर के अधिकांश स्कूल बंद है, और जिससे बच्चों की शिक्षा और उनका मानसिक स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। विश्व स्तर पर इस स्थिति को लेकर काफ़ी ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों में के कार्यालय ओचा के बारे में बार बार तत्काल युद्ध विराम की अपील की गई है और इसे मानवीय आपदा करार दिया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बड़ी शक्तियों के बीच मतभेदों के कारण कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। फ्रांस, जिसका लेबनान के साथ ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंध रहा है, सबसे मुखर होकर इजराइल की कार्रवाई की आलोचना कर रहा है। कई यूरोपीय देशों ने लेबनान को तत्काल मानवीय सहायता भेजने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की मांग की है। ईरान, जो हिजबुल्लाह का मुख्य समर्थक है, ने कहा कि वो लेबनान की संप्रभुता की रक्षा के लिए हर संभव मदद करेगा। वहीं अन्य मुस्लिम देशों ने भी कूटनीतिक स्तर पर इजराइल पर दबाव डालने का प्रयास किया है, लेकिन सैन्य स्तर पर वे अभी तक सीधे हस्तक्षेप करने से बच रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन का रुख इस मामले में सबसे विवादास्पद रहा है। जहां व्हाइट हाउस आधिकारिक तौर पर नागरिकों की सुरक्षा की बात करता है, वहीं इजराइल को दी जा रही सैन्य मदद ने उसे आलोचना का केंद्र में ला दिया है। कई विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका की मौन सहमति ही इस युद्ध को लंबा खींच रही है। उसने तो अपने हथियार भेजने है, वो तो करेगा लड़ 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 लड़, बस बस बढ़िया। ये तो अमेरिका की नीति है, बहुत ही गंदी नीति है। ये देश लगातार पर्दे के नीचे बैक चैनल यह कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम मानवीय गलियारे, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में ये खोले जा सकें, ताकि दवाओं और भोजन की आपूर्ति लेबनान की अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच सके। इस समय सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं लेबनान पूरी तरह से विफल राज्य, फेल्ड स्टेट तो न बन जाए। यदि स्थिति नहीं सुधरी तो आने वाले समय में लेबनान से यूरोप और अन्य पड़ोसी देशों की ओर से बड़े पैमाने पर शरणार्थी संकट, रिफ्यूजीज क्राइसिस शुरू हो सकता है। क्षेत्र में कट्टरपंथ और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि युवाओं के पास कोई भविष्य नहीं बचा है। यह केवल दो सेनाओं के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह एक पूरे देश के अस्तित्व को खतरे में डालने वाली त्रासदी है। तो बुद्धिजीवियों, आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ ये कर सकते हो कि आप अपने विचारों को आगे बढ़ाओ और बौद्धिक रूप से एकताबद्ध हो, और ये जो साम्राज्यवादी ताकतों की ये जो खुली लूट है और ये खुला मार काट है, इसको रोकने के लिए अपने तथाकथित आप कई चीज़ें आप कर सकते हैं। आप बैठकें आयोजित कर सकते हैं, आप पुस्तकें लिख सकते हैं, आप कविताएं लिख सकते हैं, आप डिबेट कर सकते हैं, आप कहीं पर कैंडल जुलूस बना सकते हैं, कैंडल जुलूस निकाल सकते हैं। कहीं पर किसी पार्क में बुद्धिजीवी इकट्ठा करके चर्चा परिचर्चा करके अखबारों में फ्लैश आउट कर सकते हैं, आप यूट्यूब में दे सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।